हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th या हमारे फिर फाउंडेशन बैच की साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले या चैप्टर के डिस्कशन से स्टार्ट होने से पहले मैं आपके सामने दो ऑब्जर्वेशन रखता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट कार्स या व्हीकल्स रोड पे रन कर रहे हैं, या फिर बर्ड फ्लाई कर रहा है, या फिर शिप्स वाटर के अंदर स्विम कर रहा है। तो इस स्टेट में आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे थिंग्स की बात कर रहे हैं वो सभी थिंग्स किसके अंदर है, मूवेबल स्टेट में है। इसी के साथ मैं आपके सामने दूसरी ऑब्जर्वेशन रखता हूँ। आप दूसरी ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि यहाँ पर जैसे बिल्डिंग हुई, या फिर कोई वॉल के ऊपर क्लॉक हैंग हो रखी है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है, या आपके घर में कोई कार पार्क हो रही है, या कोई डस्टर बेंच के ऊपर रखा हुआ है। ऐसे सो मेनी थिंग्स है जो कि आप क्या पाओगे, एक स्टेशनरी कंडीशन में है। तो आपने दो कंडीशंस देखी। एक तरफ आपने देखा कि चीजें मूवेबल स्टेट में है, और दूसरी जगह आपने देखा कि चीजें स्टेशनरी कंडीशन में है। तो हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। यदि हम हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें जहां हम बोल रहे हैं कि चीजें मूवेबल स्टेट में है, यदि मैं मूवेबल वर्ड को एनालॉगस करूं तो मूवेबल वर्ड इज एनालॉगस टू द मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। लेकिन मैं दूसरी तरफ बात करूं जहां पे चीजें स्टेशनरी स्टेट में है, वहां पे आप पाएंगे कि चीजें क्या है, एक स्टेशनरी कंडीशन में या स्टैटिक कंडीशन में या रेस्ट की कंडीशन में। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन की कंडीशन में या रेस्ट की कंडीशन में है वे कैसे डिफाइन करें। यदि मैं प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं मोशन में तब कहूंगा कि जब वह ऑब्जेक्ट टाइम के पास होते होते अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, या फिर आपके रेस्पेक्ट के अंदर या हमारे रेस्पेक्ट के अंदर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम किस पे बोलेंगे कि वह ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं रेस्ट की स्टेट की, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब कहलाएगा यदि वह अपनी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में या हमारे रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो वह ऑब्जेक्ट किस स्टेट में कहलाएगा, रेस्ट की स्टेट में कहलाएगा। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि एक कोई पर्सन है जिसके ऊपर में हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और हमने सेट कर दिया कि t=0 सेकंड पे हम उसको ऑब्जर्वेशन करना चालू करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम बोले तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो 0 पोजीशन पे है, या 0 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी। यदि ये t=0 सेकंड से अपनी पोजीशन को चेंज करना चालू करता है, फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसे A स्टेशन से B स्टेशन के पास जाना था, तो A स्टेशन से B स्टेशन तक पहुंचने में इसको क्या करना पड़ेगा, मोशन करना पड़ेगा, यानी कि कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो पोजीशन को चेंज के मीन्स कि मैंने कहा कि t=1 सेकंड पे इसने एक नई पोजीशन को ऑब्टेन कर लिया, और इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम द इनिशियल स्टेट से वो कितना था, 10 मीटर। आगे हम बात करें t=2 सेकंड की पर बात करें तो उसने एक नई पोजीशन ऑब्टेन कर ली और अपनी इनिशियल या फिर A पॉइंट के रेफरेंस के अंदर डिस्टेंस 20 मीटर ट्रेवल कर ली। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट अपनी क्या करता जा रहा है, पोजीशन को चेंज करता जा रहा है। यदि मैं सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहलाएगा, तो रेस्ट में कहलाने के लिए यदि मैं कंसीडर करता हूं कि यहाँ पे ये एक पेड़ है और आप और हम इसको मिलकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पेड़ जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है या टाइम लैप्स होता जा रहा है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि इसके अंदर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे कि t=0 सेकंड पे हम बात कर रहे हैं, t=5 सेकंड पे हमने बात करी, t=300 सेकंड पे बात करी। तो जैसे जैसे हमने ये देखा जैसे जैसे टाइम बढ़ता चले जा रहा है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। यदि ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, रेस्ट की कंडीशन के ऊपर है।
या अनमूवेबल स्टेट में। तो इन दिस वे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशन या रेस्ट की स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि वो अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा, और अपनी पोजीशन को टाइम के साथ तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में यदि चेंज नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किसमें कहलाएगा, रेस्ट की स्टेट में कहलाएगा। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे। हो सकता है वो हमारे लिए किस पे दिखे, रेस्ट की कंडीशन में दिखे, लेकिन वो एक्चुअल के अंदर क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। इस बात को हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम बोलते हैं कि अर्थ पर रह के हम मून को ऑब्जर्व करते हैं। यदि मैं अर्थ को रह के मून को ऑब्जर्व करूंगा तो मैं पाऊंगा कि मैं अर्थ के ऊपर तो रेस्ट की कंडीशन पे हूँ, लेकिन जब मैं मून को ऑब्जर्व कर रहा हूँ अर्थ पर रह के, तो हमें ये लगेगा कि मून जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जा रहा है वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। मीन्स टू से कि वो अपने आप को मोशन कर रहा है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, मोशन को गवर्न कर रहा है। लेकिन सिमिलरली मैं बात करूं या फिर एक्चुअल प्रैक्टिस में बात करूं तो क्या है, अर्थ भी मूवेबल स्टेट में और मून भी मूवेबल स्टेट में। सिमिलरली आप मून पे जाके अर्थ को ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि मून पे जब आप खड़े हुए हैं तो मून तो क्या है, स्टेशनरी स्टेट में, यानी कि आप लोग मून के ऊपर तो किसके ऊपर है, रेस्ट की कंडीशन पे, लेकिन अर्थ क्या है, मूवेबल कंडीशन के अंदर है। तो यहां से हम एक चीज का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर एब्सोल्यूट रेस्ट होना या कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन की कंडीशन में होना इम्पॉसिबल है। इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम इस फिगर में देखेंगे कि एक पेड़ है और पेड़ के किनारे एक रोड है जिसके ऊपर कार रन कर रही है। कार अपनी v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, रन कर रही है। अब इसके अंदर दो ऑब्जर्वर हम ले रहे हैं, एक ऑब्जर्वर पेड़ के पास है जिसका नाम A है और एक ऑब्जर्वर कार के अंदर है जिसका नाम है B। यदि कोई ऑब्जर्वर या फिर मैं बात करूं A इस कार को ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या लगेगा कि कार किसके अंदर है, मोशन स्टेट में है, और वो कौन से स्टेट में है, रेस्ट की कंडीशन में है। यानी कि एक बार ऑब्जर्वर A है तो उसको ये लग रहा है कि B किसके अंदर है, मोशन स्टेट में है, और वो कौन सी कितनी वेलोसिटी के साथ मूव में है, v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जर्वर जो कि कार में बैठा हुआ जिसका नाम B है, तो जब इस पेड़ को या इस पर्सन को एनालिसिस करेगा तो वो क्या देखेगा कि कार के अंदर वो तो किसके अंदर है, स्टेशनरी स्टेट में या रेस्ट की कंडीशन में है। लेकिन उसको ये लगेगा कि जैसे जैसे रोड आगे बढ़ता जा रहा है या फिर ये रोड क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये पेड़ ही पास हो जाएगा। तो एक्चुअल में मोशन कौन कर रहा है, हमारा पेड़ मोशन कर रहा है और ये आदमी मोशन कर रहा है। तो इन दिस वे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट रेस्ट पे कहना या एब्सोल्यूट मोशन की कंडीशन में कहना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसकी कन्वीनियंस को समझने के लिए हम मोशन के अंदर एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। मोशन के अंदर जो हम नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझने से पहले हम कुछ मैथमेटिकल ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं। यदि हम बात करें एक मैथमेटिक्स में पॉइंट की, तो पॉइंट एक ऐसी थिंग है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं हो सकती, यानी कि हम उसको इजीली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको किस में कंसीडर करते हैं, जीरो डायमेंशन में कंसीडर करते हैं। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे लाइन की, लाइन कैसे बनती है बच्चों, यदि मैं पॉइंट इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट और इन्हीं सभी पॉइंट को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो किसका फॉर्म हो जाएगा, लाइन का फॉर्म हो जाएगा। और ये लाइन किसको बना लेगी, एक एक्सिस को फॉर्म कर लेगी, या फिर हम एक ऐसी लेंथ को फॉर्म कर लेगी जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये लेंथ बनेगी तो वो किसके कहलाएगी, एक 1D एक्सिस कहलाएगी या 1 डायमेंशन थिंग कहलाएगी। सिमिलरली यदि मैं क्या करूं, इन लाइंस को क्या करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ले ली,
और इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। इन दिस वे एक्स और वाई डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन को फॉर्म कर लिया और प्लेन हमारा क्या कहलाता है, 2D ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल 2D एग्जांपल का मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक आप जिस पेपर पे लिखते हैं या फिर ये बोर्ड जो आपके सामने है, ये 2D थिंग है। देखो 2D थिंग के एग्जांपल बहुत कम है क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में सभी थिंग 3D होती है। तो लेकिन हम जो इमेज फॉर्म करते हैं या हमारे माइंड के अंदर जो किसी को देख के जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो जनरली 2D होता है। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पेपर पे जब ऑब्टेन करते हैं तो उसका जो रेप्लिका होता है वो 2D होता है। इससे क्या समझा जा सकता है, यदि मैं इन्हीं 2D प्लेन्स को क्या कर दूं एक लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं इन दिस वे लेयर बाय लेयर कंबाइन कर दूं तो हमारे सामने एक 3D ऑब्जेक्ट का क्या होता है, फॉर्म होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए उसे हम 1D में डिफाइन कर सकते हैं, 2D में डिफाइन कर सकते हैं और 3D में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये था कि यदि हमको मोशन को डिफाइन करना है तो हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि मैंने एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया जिसकी डायमेंशन x, y और z है या फिर जिसकी एक्सिस x, y और z है। अब इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यदि मुझे किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिफाइन करना है तो हम इस 3D कोऑर्डिनेट में उनके कोऑर्डिनेट के थ्रू हम उस पॉइंट की या उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम वापस मोशन की डेफिनेशन पे जाए तो मोशन क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको टाइम भी कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। तो यदि हम हमारे कोऑर्डिनेट के अंदर टाइम को भी इन्वॉल्व कर लें तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या इस 3D कोऑर्डिनेट के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशन या रेस्ट की कंडीशन को इजीली समझ सकते हैं। मैंने ये कहा कि मैंने या फिर एक पार्टिकल कंसीडर किया जिसका नाम है A और किसी टाइम t1 के ऊपर इसकी जो लोकेशन है या इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और z1। और यदि ये ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो कोई नई पोजीशन को ऑब्टेन करता है। फॉर एन एग्जांपल मैंने बोल दिया इसकी ये जो नई पोजीशन है वो है a' और ये a से a' पहुंचा तब टाइम कितना हो गया था, t=t2 सेकेंड हो गया था। तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे इसके अंदर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। लेकिन इस फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, यानी कि हो सकता है कि आपको ये लगे या हमको ये लगे कि जिस फ्रेम के अंदर तो ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है लेकिन कोई अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रह के इसी ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करे या ऑब्जर्व करे, वो उसके अकॉर्डिंग रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो हमेशा मोशन एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही डिफाइन किया जा सकता है। कैसे सर? यदि मैं बोल दूं कि अभी तो आपने ये देखा कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट मूवेबल था, मैं क्या कर दूं कि आप ऑब्जर्वर हो और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस x, y और z कोऑर्डिनेट सिस्टम को v वेलोसिटी के साथ मूव कर दूं, तो यदि अब इस केस के अंदर ये ऑब्जेक्ट a मोशन नहीं कर रहा है, यदि मैं क्या करूं इस 3D कोऑर्डिनेट x, y और z को v वेलोसिटी के साथ क्या कर दूं, मूव कर दूं, तो एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर ये a मोशन नहीं कर रहा, वो अपनी रेस्ट की स्टेट में, लेकिन कोई अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या फिर हमको ये लगेगा यदि हम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये a पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इन दिस वे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी थिंग एब्सोल्यूट रेस्ट की कंडीशन में या एब्सोल्यूट मोशन की कंडीशन में नहीं है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मोशन की कंडीशन में हो सकता है या रेस्ट की कंडीशन में हो सकता है। तो हमने जैसे ही क्या करा, हम एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है और हमको क्या लगा कि ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर आ गया, फ्रेम ऑफ इस मोशन के अंदर आ गया, क्योंकि एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इन दिस वे हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में या मोशन की कंडीशन में कब कहलाता है। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, यदि टाइम की मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको
ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर को भी फोकस में रखना पड़ता है। यानी कि हम मोशन को एक नई डेफिनेशन दे तो मोशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन इज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। नेक्स्ट जो हम थिंग डिफाइन करने वाले हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है। तो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको बेसिकली 3 चीजों की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी। यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करना है तो हमको सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए आप एक फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं या फिर ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। सेकेंड जो चीज है हमको, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टाइम। और थर्ड जो थिंग चाहिए हमको वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम इसको वापस हमारे इसी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। हमने ये बोला कि ए एक पोजीशन है जिसके ऊपर से ये एक पर्सन क्या करना चाहता है, मोशन करना चाहता है। लेकिन अभी ए स्टेट पे देखें तो ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में यानी कि रेस्ट की कंडीशन में, ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा है, यानी कि ये अभी मोशन में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर से यदि ये ऑब्जेक्ट मोशन करना चाहता है, ये पर्सन मोशन करना चाहता है, तो ए उसका क्या कहलाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा जिसके अबाउट या फिर जिस पॉइंट के अबाउट वो अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है। तो ए उसका क्या है, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ए अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है, ए से बी के पास जाना चाहता है। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे ये मोशन करता जा रहा है तो नया कैसे अपने पोजीशन को चेंज करता जा रहा है। पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या होता है कि t 1 सेकंड के ऊपर इसने नई पोजीशन ऑब्टेन कर ली, t 2 सेकंड के ऊपर इसने नई पोजीशन ऑब्टेन कर ली। तो यहाँ से हम देखें तो ये क्या कर रहा है, ओरिजिन के अबाउट इस पोजीशन के ऊपर इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इस ओरिजिन के अबाउट इसने अपनी इस रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। यानी कि हम मोशन को जितना भी मेजर कर रहे हैं या फिर जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मोशन के अंदर, क्योंकि मोशन का एक और मीन्स निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और उसके डिस्टेंस को हम हमेशा एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट के अबाउट ही क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और नेक्स्ट हमको जो उसकी मोशन को कंसिडरेशन में चाहिए वो है टाइम। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको बहुत जरूरी है किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहा है। यदि मैं अपनी बात करूं कि मैं यहाँ से अपना मोशन करना स्टार्ट करता हूँ t = 0 सेकंड के ऊपर, तो t = 1 सेकंड में फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ आ गया, t = 2 सेकंड में फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ आ गया, t = 3 सेकंड के ऊपर फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ आ गया। यानी कि t = 0 से लेके t = 3 सेकंड तक मैंने कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज किया। यानी कि मैं किसके अंदर हूँ, मोशन के अंदर हूँ। लेकिन आपने मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन देखा कि मैं क्या कर रहा था, एक -x डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा था, अपना मोशन को गवर्न कर रहा था। तो मोशन को बेसिकली डिफाइन करने के लिए हमको बेसिकली 3 चीजों की जरूरत होती है, एक का फिक्स रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट, नेक्स्ट योर टाइम, एंड एटलीस्ट हमको क्या मेजर करना होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को। अब बियॉन्ड दिस कंसेप्ट हम कुछ चीजें को बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो थिंग हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि भैया हम सबने अभी डिस्कस कर लिया कि ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है या रेस्ट की कंडीशन के अंदर है, तो फिजिक्स के अंदर इन सब चीजों का क्या रोल है। तो हम ये देखते हैं कि फिजिक्स में मोशन को कहाँ स्टेंस दिया गया है। तो फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर मोशन की कंडीशन या रेस्ट की कंडीशन को ऑब्जर्व किया जाता है या एनालिसिस किया जाता है या स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं। कि किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग की रेस्ट की कंडीशन या मोशन की कंडीशन को के बारे में जिस ब्रांच में हम एनालिसिस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं।
अब हमारे कन्वीनियंट के लिए हमने देखा कि एक बार तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में और एक बार मोशन की कंडीशन में है। तो मैकेनिक्स के भी हमने क्या कर रखे, 3 पार्ट कर रखे, यानी कि मैकेनिक्स जो ब्रांच है उसको भी फर्दर 3 पार्टों में क्या कर दिया गया है, हमने कैरेक्टराइज कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा है स्टैटिक्स। यदि हम स्टैटिक्स को देखें तो मैकेनिक्स की ये भी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पे है तो उसकी, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पे हो उसके ऊपर हमारी स्टडी फोकस है या फिर हम उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, जब वो रेस्ट की कंडीशन पे है तो उस स्टडी को हम किस में कंसिडर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे है, स्टैटिक कंडीशन में है या स्टैटिक कैटेगरी के अंदर हम उसको कंसिडर करते हैं। कैसे, जैसे कि ये यहाँ पे m मास की एक बॉडी है, अब ये ग्राउंड पे m मास की बॉडी रखी हुई है, अब ये किसके ऊपर है, फॉर एन एग्जांपल हम बोल देते हैं कि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये किसके ऊपर है, रेस्ट की कंडीशन के ऊपर है। और सारी स्टडी है यदि हम इस रेस्ट की कंडीशन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारी स्टडी कंसीडर होगी वो स्टैटिक क्राइटेरिया में होगी। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यदि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पर है तो उसको अपनी रेस्ट की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कुछ कॉज तो जरूरत होगा, यानी कि कोई ना कोई फोर्सेस की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके अंदर नो डाउट इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट होंगे, लेकिन उन डिफरेंट फोर्सेस का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कैसे कि यदि मैं बात करूं ये ऑब्जेक्ट यदि इस तरीके से रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, या फिर कह सकते हैं उसका वेट वर्क करेगा जिसकी वैल्यू कितनी होती है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n वर्क करेगा। तो लेकिन हम यहाँ देखा जाए यदि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन के ऊपर यानी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का इफेक्ट और वेट का इफेक्ट क्या आ रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, यानी कि वेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसको नलीफाई कर रहा है, वेट को 0 कर रहा है। यानी कि हम कहा यहाँ देखा जाए कि यदि दोनों फोर्सेस को हम जोड़ दें तो किसका समीशन क्या आएगा, 0 आएगा। यदि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोशन नहीं होगा। और टाइम, अब मेन थिंग आती है टाइम। अब स्टैटिक कंडीशन में यही एक फीचर है कि आपको यहाँ पे टाइम मेजरमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इन दिस वे हम यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पे है तो उस स्टडी को हम कंसिडर करेंगे स्टैटिक कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम जो ब्रांच डिस्कस है वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन की कंडीशन के अंदर है उसके बारे में स्टडी करते हैं या उसी के ऊपर हमारा क्या होगा, फोकस कंसीडर होगा। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर है मोशन की कंडीशन में यानी कि अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो जो स्टडी कंसीडर की जाएगी वो किस में कंसीडर की जाएगी, काइनेमैटिक में कंसीडर की जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे अभी तक हमने एक चीज को हिडन रखा है कि हम सबने बात कर ली कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूव कर रहा है, लेकिन हमने अभी तक ये बात नहीं की ये ऑब्जेक्ट मूव क्या कर रहा है, यानी कि एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो हमने उसके कॉज के बारे में नहीं पता लगाया। यानी कि फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे डस्टर की बात करूँ, अब ये डस्टर यदि अपने स्टेशनरी स्टेट में यानी कि रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में आना है तो इसको मोशन के स्टेट में लाने के लिए मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, जिसके कारण वो क्या आएगा, अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। फॉर एन एग्जांपल मुझे इसको वहाँ फेंकना है तो मुझे यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो अपनी क्या करेगा, पोजीशन को चेंज करेगा। तो वही हमारा क्या है, कॉज ऑफ मोशन कहलाता है। यानी कि कॉज ऑफ मोशन एक्चुअली कंसीडर करते हैं क्या, या तो फोर्स होगा या कोई ना कोई वर्क होगा। लेकिन काइनेमैटिक मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन का एनालिसिस तो करते हैं, उसकी स्टडी तो करते हैं, लेकिन उसके मोशन का कॉज क्या है उसके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं करते। यानी कि हमने यहाँ क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, मोशन के बारे में एनालिसिस करते हैं लेकिन कॉज का एनालिसिस नहीं करते हैं। तो फिजिक्स की जिस या मैकेनिक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशन जहाँ पे क्या हो उसके कॉज के बारे में कंसिडरेशन नहीं करेंगे, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, काइनेमैटिक कहते हैं।
अब नो डाउट यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसके अंदर आ गया है, मोशन की कंडीशन में आ गया है, तो यहाँ पे हमको टाइम की मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स की थर्ड ब्रांच की, कि डायनामिक्स। डायनामिक्स एक काइनेमेटिक का ही क्या है, स्पेशल कंडीशन है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशन तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉज ऑफ मोशन को भी क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट को मोशन कराने के लिए बेसिक कॉज यानी कि वर्क, फोर्स, प्रेशर, इन सबको भी क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ साथ उसके कॉज का भी एनालिसिस करते हैं, उसको हम उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स। यानी कि हम इसके अंदर मोशन प्लस उसके कॉज की बात करते हैं। यदि इन सभी कंसेप्ट को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझे, फॉर एन एग्जांपल, ये एक चैम्बर है, या फिर हमारे सिंपल से बोल लो हमारे एक पिचकारी है, और ये हमारा पिचकारी का हैंडल है। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारी एक पिचकारी और एक पिचकारी का हैंडल है। अब यदि यहाँ पे हम बोलूं कि यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विड भरा हुआ है, अब यहाँ पे यदि कोई लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे क्या है, एयर है या फिर एटमॉस्फेयर है या इसकी सराउंडिंग, तो आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर के पास क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर क्या लगाएगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा या फोर्स लगाएगा, या फिर मैनुअली भी हम ये काम कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, यदि मैनुअली हम ये काम कर रहे हैं कि हमको क्या निकालना, पिचकारी से पानी भरा हुआ, पिचकारी किसके ऊपर छोड़नी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पानी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हैंडल को अपर डायरेक्शन में, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, और पानी छोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा। यदि हमने मान लिया इसके अंदर पानी भर लिया, अब उसको मुझे इस पिचकारी को खाली करना है, तो इस हैंडल को मुझे क्या करना है, हैंडल के ऊपर मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये इसके अंदर भरा हुआ पानी क्या हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब हम इसको हमारी इस कंडीशन से जोड़ते हैं, मैकेनिक्स की कंडीशन पे। फॉर एन एग्जांपल, मैंने इसमें पानी भर के रोक लिया, अब क्या देखा जाए कि यहाँ पे पानी है और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो मैं इस पिस्टन के बारे में सोचूं या फिर इस हैंडल के बारे में सोचूं, अब इसके ऊपर क्या है, ये हैंडल है, सिंपल हमारा हैंडल। अब इस हैंडल के ऊपर क्या है, कहीं किसी डायरेक्शन में फोर्स, किसी डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है। हमने एक बार पानी भर के रख लिया और किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अब ये मूव नहीं कर रहा है, यानी कि वो किस पे आ गया, स्टैटिक कंडीशन में आ गया, यानी कि रेस्ट की कंडीशन पे आ गया। यानी कि रेस्ट की कंडीशन का आने का मतलब क्या है कि भैया बाहर से एयर जितना फोर्स लगा रही है, वाटर भी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, उतना ही फोर्स लगा रहा है। यानी कि ये पिस्टन क्या है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, या इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जिसके कारण क्या आ रहा है, ये पिस्टन क्या कर रहा है, या फिर ये हैंडल क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो इस टाइम जब ये हैंडल पे हम स्टडी करेंगे तो वो स्टडी फोकस्ड होगी कंसीडर में स्टैटिक कंडीशन के अंदर। लेकिन हमने क्या बोला कि सिंपल ये पिस्टन, अब हमने क्या करने लगे, इसको फोर्सफुली क्या करने लगे, पानी को एक्साइट आउट करने लगे, फिर पुल करने लगे इसको। तो ये हमने बोला कि ये पिस्टन वी वेलोसिटी के साथ क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। यानी कि हम इस खाली पिस्टन के मोशन को एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसके कॉज को कंसीडर नहीं कर रहे, यानी कि उसके ऊपर मैंने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो इस टाइप की स्टडी मेरी कंसीडर होगी किसके अंदर, काइनेमेटिक में, यानी कि मोशन, लेकिन कॉज को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। यानी कि मैं इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हूं, कितना प्रेशर लगा रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो स्टडी जो मेरे फोकस्ड होगी वो क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक स्टडी। लेकिन मैं इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हूं और कितनी वेलोसिटी के साथ साथ ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और मैं को इन दोनों बातों में इंटरेस्ट है। और इस टाइप की स्टडी हमारी क्या कहलाएगी, डायनामिक स्टडी। यानी कि डायनामिक एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में और उसके साथ साथ उसके कॉज के बारे में भी क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इन दिस वे हमने देखा कि मैकेनिक्स से 3 ब्रांच है, स्टैटिक, डायनामिक और काइनेमेटिक। यहां तक हमने ये देख लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहलाता है।
अब आगे हमको जो चीज़ पढ़नी है या फिर आगे का जो हमारा फर्दर जो चैप्टर कंसीडर होगा वो काइनेमेटिक के अंदर होगा, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव मोशन के बारे में, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन डिफाइन करने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी क्या रहती है या फिर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, वो सब काइनेमेटिक के अंदर कंसीडर होगा। हम मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है हम काइनेमेटिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे कुछ फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। यदि मैं आपसे फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट ने मोशन किया, अब इस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए। भैया इसने कितनी हाइट तक ऊपर गया, कितने टाइम के बाद ये नीचे आया, तो इसी के डिस्क्रिप्शन करने के लिए, इन्हीं सभी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमको जिन क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। या फिर क्या कह सकता हूँ कि हमारे नेचुरल या अननेचुरल इवेंट्स को डिफाइन करने के लिए जिन भी क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जिन भी क्वांटिटीज़ की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एनी लॉ ऑफ फिजिक्स या एनी इवेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन योर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटी भी हम जनरली 3 टाइप्स की पढ़ते हैं। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज और एक होती है हमारी टेंसर क्वांटिटीज। यदि सबसे पहले हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है, यानी कि हमको सेंस ऑफ डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट का कितना मास है, ये कितना वेट एग्जर्ट कर रहा है या फिर इसका वॉल्यूम कितना है, इन सब चीज़ों से मुझे मतलब है। ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमको केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है या फिर हम कह सकते हैं केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि हमको जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है उन्हें हम किसे बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। इसके यदि हम एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg हो सकता है, 3 kg हो सकता है, 6 kg हो सकता है, 10 kg हो सकता है। अब ये थोड़ी बोलूंगा भैया कि अर्थ पे मास इसका 5 kg है और मून पे मास क्या है, 10 kg है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। या फिर मैं बोलूं कि भैया इस पोजीशन में मेरा मास 10 kg है, इस पोजीशन में मेरा मास 10 kg है, तो मेरा डायरेक्शन चेंज होने से उसके मास में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उनके पर्टिकुलर डायरेक्शन से भी इंटरेस्ट होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। यदि मैं इसके एग्जांपल की हम बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं फोर्स का। फोर्स के एग्जांपल से समझते हैं कि भैया ये एक ऑब्जेक्ट है, अब यदि मैं इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, आपस में क्या होने लग जाएगा, कंप्रेस होने लग जाएगा। और जितने मैग्नीट्यूड का मैं जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा मैं उतनी इजीली क्या होता चला जाएगा, ये कंप्रेस होता चला जाएगा। लेकिन मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्या करने लग जाएगा, मोशन करने लग जाएगा। यानी कि जैसे ही मैंने क्या करा, सेंस ऑफ डायरेक्शन बदला, इफेक्ट विल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ क्या करना पड़ा, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हुई, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। इसी प्रकार यदि हम बात करें फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, ये सब हमारी कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है। लास्ट जो हमारी क्वांटिटी हमको डिस्कस करनी है वो क्वांटिटी है हमारी टेंसर क्वांटिटी। टेंसर एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज है जिनको डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस प्लेन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये यदि एक 3D बॉक्स हम कंसीडर करें और ऐसे 3D बॉक्स कंसीडर करें और इसके ऊपर मैं कोई स्ट्रेस लगा रहा हूँ सिग्मा। क्या लगा रहा हूँ? स्ट्रेस लगा रहा हूँ सिग्मा। तो हमको इसके अंदर, इस प्लेन के अंदर हमने इसको क्या ऊपर क्या लगाया? कौन सा प्लेन था ये आपका? YZ प्लेन के ऊपर हमने क्या लगाया? स्ट्रेस लगाया। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हमको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन तीनों डिफाइन करने पड़ेंगे। डिफाइन करने के लिए ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे? टेंसर क्वांटिटीज कहेंगे। कैसे कह सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है? मार्कर है। अब इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ? कोई फोर्स लगा रहा हूँ या फिर स्ट्रेस लगा रहा हूँ। तो क्या होगा? मुझे किस मैग्नीट्यूड का लगा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और किस प्लेन में लगा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, मैकेनिक्स कैसे डिफाइन की जाती है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, और लास्ट में हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखा। तो आगे हमारे फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम काइनेमेटिक्स के बारे में फर्दर देखेंगे। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, कैसे कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी लेक्चर्स के साथ हम फर्दर अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्रेन ट्रेन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।